Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद जासमी। क्लास 12 के हमारे अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्टर। हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कंडक्टर को पढ़ेंगे, कंडक्टर होता क्या है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे फिजिक्स में जो मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर बात करें, फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मटेरियल जो होते हैं हमारे वो मटेरियल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। हमारे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पहले टाइप का मटेरियल हमारा कंडक्टर। दूसरा टाइप का मटेरियल हमारा क्या है? इंसुलेटर। और तीसरे टाइप का मटेरियल क्या है? सेमी कंडक्टर। तो फर्स्ट इज द कंडक्टर, दूसरा हमारा इंसुलेटर और तीसरा हमारा क्या है? सेमी कंडक्टर, जो हमें पढ़ना है बेसिकली, है ना। तो कंडक्टर बेसिकली हमें पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा क्या पढ़ते हैं? सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, कंडक्टर पढ़ते हैं। कंडक्टर अपने क्लास 12 के पहले पार्ट में पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर हमारे क्लास 12 के दूसरे पार्ट में सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। ये चीजें पढ़ी जाती है ना। तो इसको भी ढंग से पढ़ाया जाएगा, इसको भी ढंग से पढ़ाया जाएगा। और इंसुलेटर को हल्का फुल्का, क्योंकि इंसुलेटर में करंट मिलता नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं करते। तो अब बात आती है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। आप क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब आप क्लास 10th में थे तब से पढ़ते चले जा रहे हैं कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाता है, इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजिली। तो हमारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं होता। और सेमीकंडक्टर हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है ना। द सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल whose properties lies between कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज होती है, दोनों की प्रॉपर्टी जो रखता है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। कहने को तो और भी मटेरियल होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं, और भी ढेर सारे होते हैं, लेकिन उन सबको हमें नहीं पढ़ना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इस 3 से ही लेना देना है। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर पे, कि जिसमें इजिली फ्लो हो जाए करंट। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए इजीली, उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। असलियत में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, वो किसके कारण? चार्ज कैरियर कौन होता है वहां जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है? तो दैट इज बेसिकली वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। आप भी समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारे कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं साहब, है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। उनको थोड़ी सी अगर एनर्जी दे दो तो क्या करते हैं? वो अपने न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? हमारे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी में से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसका मतलब ये कि कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है, इजीली फ्लो करती है, इसका मतलब क्या हुआ? कि फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा होगा, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टर की डेफिनेशन ही बदल देते हैं। क्लास 12 में क्या बोला जाता है कि कंडक्टर इज अ मटेरियल इन विच मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे बोल सकते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री नियरली, है ना। तो इट इज अ मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री
nearly and this free electrons move randomly inside the boundary of conductor. कोई कंडक्टर है, फ्री होने का मतलब ये नहीं कि फ्रीली मूव कर रहा है, और फ्रीली मूव कर रहा है तो कंडक्टर से बाहर निकल गया। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर हमारा ये कोई अगर मटेरियल है, और अगर कोई मटेरियल है तो अगर हमारा ये कोई एटम इस तरीके से एटम होगा, और अगर इस तरीके से एटम होगा तो इन सभी के क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसी कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन में, है ना। तो चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं। कभी न्यूक्लियस से, कभी अलग अलग न्यूक्लियस से लड़ते हैं, कोलिजन करते हैं, इधर उधर कोलिजन करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी कंडक्टर के सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फ्री है तो ये बाहर निकल गया, इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये बाहर निकल पाए, है ना। तो ऐसा होता है, अगर किसी कंडक्टर को आप छोड़ देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, जो फ्री मूव करते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर, बाउंड्री के अंदर, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि कंडक्टर इज अ मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री नियरली। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लगभग फ्री होते हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लगभग फ्री होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं इनसाइड द बाउंड्री ऑफ मटेरियल, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ कंडक्टर के अंदर ही क्या करते हैं, ये हमारा बाउंड्री हो गया ना, कंडक्टर का मटेरियल हो गया और इसका ये बाउंड्री हो गया, तो बाउंड्री के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे चारों डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो दैट इज बेसिकली नोन एज, हमारा ये क्या हो गया, कंडक्टर। तो कंडक्टर ये हमारा बेसिकली हुआ। इंसुलेटर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होगा, जिसमें लगभग बहुत ही कम क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऐसा नहीं बोल सकते इसमें जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। होगा एक आध दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि फ्री हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, हो सकता है कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे तो बहुत ही कम फ्लो हो। अगर बहुत ही कम फ्लो हो तो उसको हम नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा खासा हमारा कंडक्टर होगा, तो दैट इज को हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये सब क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव। जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर कह देंगे, जिसमें बहुत ही कम फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसे बेसिकली क्या कर देंगे, इंसुलेटर कर देंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना, है ना। तीसरी चीज, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कहां पढ़ेंगे, अपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट वाला चैप्टर हमारा क्या, पार्ट 2, एनसीईआरटी के पार्ट 2 के सबसे लास्ट चैप्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, उसमें पढ़ा जाता है, उसमें ढंग से पढ़ाया जाता है सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया कि सेमीकंडक्टर इज बेसिकली, सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडक्टर हो गया। आपने आई होप समझ में आया होगा कंडक्टर क्या होता है ना। It is the material in which all the electrons free to move inside the boundary of conductor। सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, चारों तरफ इस तरीके से मूव करते हैं, है ना। तो ये बातें हो गई। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमें कंडक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात करनी है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में जल्दी से चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, पहली प्रॉपर्टीज बेटा हमारी वही होगी जो मैंने अभी कंडक्टर का डेफिनेशन बनाया, लिख सकते हो कि क्या चीज, it is the material in which all the electrons are free to move inside the boundary। तो बाउंड्री के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, कंडक्टर। तो ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टीज तो हो गई, वही डेफिनेशन ही आप लिख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज आप क्या लिख सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में दूसरी प्रॉपर्टीज आप ये लिख सकते हैं कि if we placed a neutral conductor, अब चीजों को ध्यान से सुनते रहिएगा, कि अगर किसी न्यूट्रल कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, अगर किसी न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, if we placed a neutral conductor inside external electric field, in external electric field, है ना, then charges of the conductor, or we can say electrons of the conductor
move in such a fashion that the net electric field inside the conductor becomes zero. क्या बोला? हिंदी में समझाइए सर, हिंदी में समझ लो कि अगर किसी न्यूट्रल कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से मूव करते हैं, मूव इन सच अ फैशन सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो, ताकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया सर? जाहिर सी बात है, अगर न्यूट्रल कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ वो बात अलग है, न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो नेगेटिव चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, और वो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जैसे मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेंगे? फोर्स लगेंगे, और फोर्स लगेंगे तो इधर उधर भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सच अ फैशन, है ना, चार्जेस जो चार्जेस होंगे इस तरीके से मूव करेंगे सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो। क्यों होता है आओ देखते हैं। तो मान लो कि जैसे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E था, मान लेते इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर, और जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, इसके अंदर क्या थे? जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगा? फोर्स लगा, और जब वो फोर्स लगेगा तो वो किधर भागेगा? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कहां पे? सरफेस पे आ जाएगा, यहां पर। तो यहां पे सरफेस पे आएगा तो यहां पे माइनस 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 माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? राइट साइड से। अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड से आया, इसका मतलब उस जगह पे डेफिशिएंसी हो गई होगी इलेक्ट्रॉन की, और अगर डेफिशिएंसी हो गई तो डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डेफिशिएंसी होता है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, कमी को ही क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है? पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है? एक्सेस है, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसा कतई नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहां से गया है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर सकता। पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्री है, उसी पर अच्छा खासा फोर्स लगेगा, वही मूव कर सकता है। और न्यूक्लियस तो उसका बहुत डेंस होता है ना, और न्यूक्लियस अपने अपने लैटिस पे होता है, तो वो कैसे मूव कर सकता है? कंडक्टर है तो कंडक्टर में न्यूक्लियस जो होता है, एटम्स जो होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, लेकिन एटम अपने अपने लैटिस पे फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकते। सिर्फ कौन मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो ये मूव किया, तो बेसिकली क्या होता है कि हमने क्या लगाया है? 10 वोल्ट पर मीटर जैसे मैंने लगाया, तो इस 10 वोल्ट पर मीटर के कारण मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, जैसे एक नेगेटिव चार्ज यहां, एक पॉजिटिव चार्ज यहां, तो अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है ये इंड्यूस्ड हुआ है, ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तब चार्ज आया है, और अगर तब चार्ज आया तो अपने आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया है, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। और इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा आ गया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ कितना आया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आया, मान लेते हैं 2 वोल्ट पर मीटर। और अगर अंदर की तरफ 2 वोल्ट पर मीटर आ गया इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण, तो एक दो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, फिर दोबारा दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। ध्यान से अगर तुम देखो तो अभी भी ये 10 वोल्ट पर मीटर इधर है, और ये 2 वोल्ट पर मीटर, तो बचा कितना इधर? 8 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस 8 वोल्ट पर मीटर के कारण फिर से इस पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जब लगेगा तो फिर से इधर आएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला और बढ़ जाएगा,
क्योंकि एक चार्ज के कारण अगर हम मान रहे हैं 2 वोल्ट पर मीटर, तो मान लेते हैं 2 चार्ज के कारण 4 वोल्ट मीटर। तो अब की बार कितना हो गया, 4 वोल्ट पर मीटर, 2 चार्जेस के आने के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण 4 वोल्ट पर मीटर। तो ये 4 वोल्ट पर मीटर हो गया। और अगर ये 4 वोल्ट पर मीटर हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना बचा, 10 अभी भी है, 4 अपोजिट में, तो बचा कितना, 6 वोल्ट पर मीटर। तो वो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरे इलेक्ट्रॉन पे 6 वोल्ट पर मीटर लगेगा के करस्पॉन्डिंग फोर्स लगेगा, फिर से वो अपोजिट डायरेक्शन भागेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा, तो हो गया 6। तो इस तरीके से ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 बढ़ता जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक समय ऐसा आता है, सोच के देखो, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, एक समय ऐसा आएगा कि ये 10 हो जाएगा। और जैसे ही 10 हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो गया, 0। और जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो गया तो उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन मूव करना अंदर से बंद कर देंगे, क्योंकि उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। और अगर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, चार्ज का अरेंजमेंट जो हो रहा था वो अरेंजमेंट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और चार्ज का मूव करना बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब ये, तो चार्ज अपने आप क्या हो गए, अरेंज हो गए, इस साइड में भी, इस साइड में भी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ नॉन जीरो था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो गया, चार्ज मूव करना बंद हो गया, तो चार्ज यहाँ पे कुछ यहाँ आ गया, यहाँ पे चार्ज आ गया, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा, 0। कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। और वो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, तो अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है, 0, है ना। तो क्या हुआ कि इफ वी प्लेस्ड अ न्यूट्रल कंडक्टर इनसाइड, वेदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल, चाहे इसको क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो चाहे वेरिएबल ले लो, तो जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो चार्जेस इस तरीके से मूव करेंगे, चार्जेस मूव इन सच अ फैशन सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम 0। वो अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हैं, 0 हो जाते हैं। अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो पाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या कर देते हैं, 0। और अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो पाएगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मींस जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इंटरनल भी बोल सकते हो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो माइनस में आया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। कौन बता रहा है, ये माइनस, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। क्लियर इतनी बात। अच्छा, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में तीसरी प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टीज हमारी क्या है। आओ सीख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहता है कंडक्टर का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to surface of conductor। ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के सरफेस से हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। मेरा क्वेश्चन है व्हाई, ये तो लिखा है ना बुक में, लेकिन हम तो फिजिक्स वाले हैं तो इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि फिजिक्स में हर समय जब कोई भी क्वेश्चन उठे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट तभी बन पाएंगे जब हर चीज का आप क्या करेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर है सरफेस से तो ऐसा क्यों है ना। तो अब मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने भी क्या बोला कि हमेशा कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, चाहे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाओ और चाहे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाओ, तो चार्जेस इस तरीके से मूव करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। लेकिन अगर कंडक्टर ऐसे ही रख दो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, 0 होता है अगर वो चार्ज ना हो तो। क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होना ही है
है ना। लेकिन अगर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज भी हो तब भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये प्रॉपर्टीज अभी आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे, हाँ, कि अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज दे देते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे, है ना। तो आओ समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। व्हाई? तो ध्यान से अगर आप देखें तो हमने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, और अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो, ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो। अगर कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो हो गया तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर माइनस में dV अपॉन dr। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है अंदर तो इसका मतलब ये पूरा पूरा जीरो हो गया। दैट मीन्स dV अपॉन dr इज इक्वल टू जीरो। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। और किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो तभी हो सकता है ना जब वो कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब ये कि पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहा होगा तभी तो जीरो हुआ है इसका डिफरेंशिएशन ना। तो इसका मतलब ये कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अर्थात अभी हमने इसके पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सीधा सा ये कि पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। मतलब जितना सरफेस पर उतना अंदर और उतना हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, है ना। तो पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो एक बना क्या, ये अगर स्फीयर है तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल का एक रीजन बन गया, और कांस्टेंट पोटेंशियल की रीजन बन गया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इक्वी पोटेंशियल टाइप लग रहा है। अगर ये स्फीयर है, स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सरफेस के हर एक पॉइंट को देखो, अगर सरफेस के हर एक पॉइंट को देख रहे हैं तो सरफेस के हर एक पॉइंट को देख रहे हैं, सभी सरफेस क्या रख रहा है, सेम पोटेंशियल रख रहा है। तो इट एक्ट एज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर का भी पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो एक रीजन बन गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन। और अगर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम हो गया, तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज कंडक्टर एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन। क्यों? वाई इक्विपोटेंशियल रीजन? बिकॉज E बराबर माइनस dV by dr is equal to 0. Net electric field inside the conductor is equal to 0. If net electric field inside the conductor is 0, then dV upon dr is equal to 0. And this dV upon dr equal to 0 तभी हो सकता है जब when V is equal to constant means this is constant. V अगर कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब हर एक पॉइंट पोटेंशियल कांस्टेंट, मतलब सरफेस पर भी पोटेंशियल और अंदर भी पोटेंशियल, दोनों जगह कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट पोटेंशियल बन गया तो एक ऐसा रीजन लग रहा है जहां पर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब सेम है। इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह एक्ट कर रहा है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल रीजन या सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा। फाइन, समझ में आई बात? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका बना लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो जैसे ही किसी न्यूट्रल कंडक्टर को, ध्यान सुनिएगा, किसी न्यूट्रल कंडक्टर को, बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने न्यूट्रल कंडक्टर बोला है,
if we placed a neutral conductor, if we placed a neutral conductor inside external field, ये एक्सटर्नल फील्ड है, कोई एक्सटर्नल फील्ड, देन नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इस टाइप से 3 3 6 3 3 6। चलो काट दो इसको। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेंगी क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। बाहर मिलेंगी, बाहर मिलेंगी तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती है नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से ऐसे निकलेगी, मतलब जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, है ना, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर से हमने लगाया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आके इसके अंदर ऐसे घुसेगी, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर घुसेगा, ताकि ऐसा टेंजेंट बनाओगे ताकि 90 डिग्री हो, और इधर से जब निकलेगा तो 90 डिग्री से ऐसे निकलेगा, है ना। और जो इसके ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, खींचने की कोशिश किया, खींच नहीं पाया, ये ऐसे चला गया सीधा। और जो बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो सीधा निकल गया। सिमिलरली वैसा नीचे भी होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे आ रहा था वो इसके अंदर ऐसे पास कर जाएगा, वो भी इस तरीके से पास करेगा कि ये 90 डिग्री बनाएगा सरफेस से। और इधर से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेंगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेंगी कि ये 90 डिग्री बनाया और सीधा निकल जाएगा। उसके बाद उसकी नीचे वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा तो क्या सोचेगा कि वो नेगेटिव खींच रहा है लेकिन अंदर नहीं जा पाया, तो ये प्लस क्या करा, धकेला ऐसे चला गया। और उसकी नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत अगर दूर है तो ये सीधा ऐसे चला जाएगा, ये बन गया। और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब बना बेटा, जब हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अंदर रखा, और जैसे ही कंडक्टर के अंदर रखा तो उस पर चार्ज आ गया, और चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गया। लेकिन अगर हम बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर को रखें, चार्ज कंडक्टर मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। अब देखो मैंने आइसोलेटेड बोल दिया ना तो सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तुरंत, मतलब दिमाग की बत्ती खुलनी चाहिए कि आइसोलेटेड बोला है सर ने। आइसोलेटेड मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं मानना है, अगल बगल चार्ज कुछ भी नहीं है, ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि उस कंडक्टर का किसी दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, है ना, उस कंडक्टर पे। तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने मान लिया ये अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है जिस पर चार्ज कितना है प्लस, तो इसका मतलब ये बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक्सटर्नल वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी के कारण होगा, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर कोई दूसरा चार्ज नहीं है ना। तो अगर ये ऐसा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो पॉजिटिव चार्जेस से नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी, नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी तो सरफेस से बेटा निकलेंगी ऐसे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैंने भी बोला कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। क्लियर है। तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए जब वो चार्ज हो, और ये क्या था, ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसके बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, जिसके कारण इसके अंदर चार्ज इधर उधर हो गया था, इसका चार्ज डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसके चार्ज पे फर्क पड़ रहा था, इसलिए आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं था, उसको मैंने पहले से चार्ज देके रखा है ऐसा ही, और बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये स्टेप से ये दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टीज होगी। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, और अगर प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन हमने नहीं लगाया तो फिजिक्स के साथ नाइंसाफी होगी। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज पर। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन ये है कि एक हमारा न्यूट्रल कंडक्टर रखा है बेटा इस टाइप से, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, याद रखना मैंने क्या बोल रहा हूं, ये याद रखना, न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल
कंडक्टर एनसी, एन डॉट सी का मतलब न्यूट्रल कंडक्टर है ना, न्यूट्रल कंडक्टर है और इसका सेंटर सी इसके सेंटर सी से 3 मीटर ऊपर, इसके सेंटर सी से 3 मीटर ऊपर एक पॉइंट ए है यहां पर, है ना, और एक पॉइंट पी बाहर है जहां पर चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं स्मॉल क्यू, जिसका डिस्टेंस यहां से कितना हम मान रहे हैं 5 मीटर, कितना मान रहे हैं 5 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोला, ए पॉइंट कहां है, अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ओनली इंड्यूस्ड चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना। तो जैसे तुम स्मॉल क्यू चार्ज रखोगे तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको इंड्यूस करेगा, इस कंडक्टर को, मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, इंड्यूस्ड करेगा तो उधर भी चार्ज आएंगे और उधर भी चार्ज आएंगे, तो जो इंड्यूस्ड होंगे और इस चार्ज के कारण जिस इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज के कारण प्लस बाहर जो चार्ज रखा है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पैदा करेगा इज इक्वल टू 0, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एंड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज। लेकिन ओनली हमसे किसके कारण पूछा है, इंड्यूस्ड के कारण पूछा है, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण खाली बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसकी तो वैल्यू आएगी ना। तो आइए देख लेते हैं कैसे आएगा, क्या आएगा। पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इधर क्या करेगा, इधर माइनस 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 पैदा करेगा और इधर प्लस 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 पैदा करेगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है इसी लाइन पे आने वाला है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, है ना। ये एक्सटर्नल चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तब तो ये पक्का हो गया कि जो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन यही होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नहीं तो ये 0 नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक बात तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि बहुत एक बात तो तय हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का 0 होना ही है अंदर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन किधर, क्यू चार्ज के तरफ, उस पॉइंट ए से। तो डायरेक्शन ही पता चल गया, वो भी पता चल गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ताकि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर 0 हो जाए। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये इक्वल आ जाएगा एक्सटर्नल के कारण। अब एक्सटर्नल के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सेपरेशन बेटा कितना है, ये 3 है, ये 4 ले लो, 5 मत लो, ये कितना ले लो, 4 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम। तो r की वैल्यू 5 हो गई, तो k3/r², इसके कारण उस पॉइंट ए पर तो क्या लिखोगे, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू स्मॉल q है, अपॉन में r² मतलब 5 का स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, k स्मॉल q अपॉन में 25, इतना वोल्ट पर मीटर। अगर ये 5 है, 4 है, ये 3 है तो दिस इज द kq/25 वोल्ट पर मीटर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इतना वैल्यू इसका हो जाएगा, और डायरेक्शन भी आपको पता चल गया एक्सटर्नल के जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, इसे स्क्रीन पॉज करके उतारिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। इसके आगे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो स्क्रीन पॉज करके उतारे, मैं इसको डिलीट मारता हूं। अच्छा आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका एक कंडक्टर है बेटा, और ये इसका सेंटर C, इसके सेंटर से
डी डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर। और इसके सेंटर पर, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज आर, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, है ना। इसके सरफेस पे एक पॉइंट ए है, दिस इज ए। इसके जस्ट सरफेस पे एक पॉइंट ए है। वहां पूछा जा रहा है कि, उसको छोड़ो, सबसे पहले ये निकालो पहला क्वेश्चन कि फाइंड नेट पोटेंशियल, फाइंड नेट पोटेंशियल एट सेंटर। नेट पोटेंशियल का क्या मतलब? कि इस चार्ज के कारण भी और जो इस पर इंड्यूस होगा उस चार्ज के कारण भी यहां पोटेंशियल बताना है। नेट पोटेंशियल कितना आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से सोचें कैसे निकालेंगे, फिर मैं बताता हूं। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सेंटर पे नेट पोटेंशियल कैसे आएगा? हाँ जी, देखो मैं बताता हूं कि जैसे आप इसको रखेंगे, इस चार्ज को रखेंगे, ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज माइनस को माइनस को माइनस को माइनस को माइनस को माइनस को अपनी तरफ, और प्लस को प्लस को प्लस को प्लस को क्या करेगा? धकेलेगा। तो नेगेटिव चार्ज यहां इस तरीके से अरेंज होंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां इस तरीके से अरेंज होंगे। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर पे पोटेंशियल लाएगा वो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरीके से नेगेटिव चार्ज है ना, एक ही टाइप से है ना। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसके कारण जो पोटेंशियल, इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहां पर जीरो। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आएगा और जो इस नेगेटिव चार्ज के कारण आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होने वाली, जस्ट सेंटर ही है। और अगर दोनों की वैल्यू जस्ट सेंटर ही, दोनों के कारण सेम आने वाली है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां क्रिएट करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल यहां क्रिएट करेगा, दोनों मिलजुल के जीरो हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो सेंटर पे पोटेंशियल आया और जो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो सेंटर पे पोटेंशियल आया, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, लेकिन नेगेटिव के कारण माइनस होगी और प्लस के कारण, पॉजिटिव के कारण प्लस पोटेंशियल हो गया। तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो गया? जीरो एट द सेंटर। सेंटर पे जीरो हो गया। तो बचा कौन? सिर्फ ये वाला चार्ज बचा। तो इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना? KQ/D। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट C, पोटेंशियल एट द पॉइंट C ओनली इज इक्वल टू KQ/D, क्योंकि सेंटर पर वो जो इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था उसके कारण पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो, है ना। क्या हो गया? जीरो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड नेट पोटेंशियल, दूसरा क्वेश्चन इसी में, फाइंड नेट पोटेंशियल एट ए। बेटा ए मतलब सरफेस पे पॉइंट। तो ए पॉइंट पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। एक चीज मैंने और भी बताई थी तीसरी प्रॉपर्टीज में, क्या कि पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, सरफेस का भी और अंदर का भी। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? है ए, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दी सेंटर। सेंटर मतलब अंदर। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा और जो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। दैट इज इक्वल टू कितना? KQ/D। तो सरफेस पे भी जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल कितना आएगा? सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? KQ/D। और जो हमारे सेंटर पे आएगा वो हमारा कितना आएगा? KQ/D। ये कौन सा पोटेंशियल है? नेट पोटेंशियल है, ड्यू टू इंड्यूस्ड एंड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा। व्हाट इज द पोटेंशियल? व्हाट इज दिस इज द पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल भी और ड्यू टू इंटरनल दोनों, सॉरी ड्यू टू इंड्यूस्ड दोनों चार्ज के कारण। हाँ, वो बात अलग है कि इस सेंटर पे इसके कारण जो पोटेंशियल आया वो जीरो हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे जीरो हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। वही मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एट द पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट C, और दोनों नेट पोटेंशियल है KQ/D, दोनों के कारण, इंड्यूस के कारण भी एक्सटर्नल के कारण भी। तो अब अगर मैं तीसरा क्वेश्चन ये बनाऊं
कि फाइंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओनली, सिर्फ इंड्यूस्ड चार्ज के कारण ही बताइए कि कितना पोटेंशियल आएगा। कहां पर? ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ए पॉइंट पे क्या है, नेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड एंड एक्सटर्नल चार्ज। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे दिस इज द नेट पोटेंशियल, तो यहां लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, के क्यू बाई डी, यही तो लिखा हुआ है आपने। और एक्सटर्नल के चार्ज के कारण मैं निकाल सकता हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल। कैसे निकाल सकता हूं, अगर ये मुझे सेपरेशन अगर पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा। और आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप वो सेपरेशन निकाल सकते हैं इस पॉइंट का उस चार्ज से। कितना, ये अगर आर है, ये अगर डी है, तो ये कितना बचा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसके कारण कितना आएगा, के क्यू बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे आप, वी इंड्यूस्ड प्लस में के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाई में डी, और ये उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इंड्यूस के कारण भी पोटेंशियल आएगा। तो हमने क्या निकाला, हमने तीन चीज निकाला, पोटेंशियल एट द सेंटर नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द सरफेस नेट पोटेंशियल, और पोटेंशियल एट द सरफेस ओनली ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो तीनों चीज निकाला मैंने, ये भी निकाला, ये भी निकाला, ये भी निकाला। तो तीनों चीज को याद रखेंगे, गुड क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा टाइप का क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगता है कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होते हैं, अगर प्रॉपर्टी भूल जाओगे तो आप क्वेश्चन को लगा नहीं सकते, है ना। तो ये हमारा धर्म होना चाहिए कि हमें प्रॉपर्टीज याद हो, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज लिखवाया जाता है ढंग से, ठीक है। तो नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी गिव चार्ज ऑन द कंडक्टर देन इट ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा सरफेस पर फैलता है, न कि अंदर। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो कि सिरिंज में तुमने चार्ज भर लिया, समझाने के लिए बता रहा हूं कि सिरिंज में अगर तुमने चार्ज भर लिया, अगर सिरिंज में अगर तुमने चार्ज भर लिया और मान लेते ये तुम्हारा कंडक्टर है, अगर ये तुम्हारा कंडक्टर है तो अगर तुम यहां पर चार्ज दोगे किसी एक पॉइंट पर, अगर तुम इसी एक पॉइंट पर सिरिंज से चार्ज भरते चले जाओगे तो ये जो तुम चार्ज दे रहे हो ये हर जगह क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे फैल जाएगा, अगर ये कंडक्टर हुआ तो। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, है ना। तो अगर तुम एक पॉइंट पे चार्ज दे रहे हो सिरिंज से तो हमारे पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा चार्ज फैल जाएगा, अपने आप तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर हुआ, अगर ये नॉन कंडक्टर हुआ तो जिस जगह तुम चार्ज दे रहे हो सिर्फ उसी जगह चार्ज रहेगा, वो सरफेस पे रिसाइड्स नहीं होगा, अपने आप फैलेगा नहीं। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज, है ना। ये अंतर होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में। एक और कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कंडक्टर में अगर हम चार्ज देते हैं, चाहे जहां देते हैं, वो हमेशा दौड़ के कहां जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। अगर तुम अंदर घुस के चार्ज दे दोगे किसी तरीके से तो अंदर से चार्ज तुरंत बाहर आ जाता है, और बाहर आके कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे हर जगह फैल जाता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टर होगा तो जहां तुम चार्ज दोगे वहीं चार्ज रहेगा, वहां से वो हिलने वाला नहीं है, वो रिसाइड्स नहीं होता। तो हमने क्या बोला, इफ वी गिव चार्ज ऑन द कंडक्टर देन इट ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसे प्रूव कर लेते हैं, आओ और इसे प्रूव कर लेते हैं। वाई, ऐसा क्यों है भाई, अगर है तो ऐसा क्यों है, हम जानना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, कंडक्टर है इस टाइप का, है ना, इस टाइप का मान लेते हैं हमारा कंडक्टर है कोई, चलो। और अगर मैं इसको चार्ज दूंगा प्लस क्यू, तो क्या बोला मैंने ये बोला ये जो चार्ज होगा हमेशा कहां जाएगा, हमेशा सरफेस पे जाएगा। कहां जाने वाला है, हमेशा सरफेस पे जाने वाला है।
इस तरह से अंदर नहीं जाएगा। अगर अंदर किसी टाइप से अगर दे भी दोगे तो सरफेस पे चलाएगा, अंदर जाने वाला ही नहीं है, अंदर रहने वाला ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी सही है। हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम इसे क्या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, आओ समझ लेते हैं। कंसीडर कि जस्ट एक गॉसियन सरफेस बनाओ, जस्ट इसके सरफेस के अंदर। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ड्रॉ करो, और जैसे ही ड्रॉ करोगे तो तुम्हें पता है कि जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो इसके जस्ट अंदर वाले सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। तो मैंने अगर अंदर, जस्ट अंदर ही हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस बनाया है, तो इसके सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो फ्रॉम द गॉस लॉ टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स बराबर अंदर वाला चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो ये तो क्वांटिटी पूरी की पूरी जीरो हो जाने वाली है। मतलब जीरो बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब अंदर क्या बता रहा है, अंदर का चार्ज हमेशा क्या है, जीरो। अंदर का चार्ज क्या है, जीरो। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये है कि अंदर चार्ज नहीं होने वाला। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ये नेट चार्ज होता है ना अंदर, तो नेट चार्ज हमेशा गॉसियन सरफेस के क्या होगा, जीरो। तो इसीलिए अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या कहां जाता है, हमेशा सरफेस पे जाता है, अंदर नहीं जाता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इनसाइड द कंडक्टर जीरो रखना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो रखना है तो फ्रॉम द गाउस लॉ क्यू इन बराबर कितना, जीरो हो जाएगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर जीरो होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, चार्जेस हमेशा सरफेस पे रिसाइड्स हो जाता है। ये इसका प्रूफ है ना। अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है आपको कि हाँ ये कैसे हुआ। ये बहुत ही अच्छा अलग तरीके से मैंने बताया कि हाँ किस टाइप से ये ऐसा होता है। तो किताबों में लिखा होता है कि ऐसे ऐसे है, हर चीज का लॉजिक होता है भाई। ऐसे थोड़े लिख देंगे, पागल थोड़ी ना है कि ऐसे थोड़ी लिख देंगे हाँ ये ऐसा हो गया वो ऐसे हो गया। और अगर लिख भी देंगे तो हम फिजिक्स वाले हैं, समझेंगे ना, समझ में आना चाहिए कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है उसको लिखिएगा। अगली प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5, पांचवी प्रॉपर्टीज हमारी क्या है कि क्या चीज, पांचवी प्रॉपर्टीज हमारी ये है कि द चार्ज डेंसिटी, क्या बोला, चार्ज डेंसिटी, द लोकल चार्ज डेंसिटी, द लोकल चार्ज डेंसिटी on conductor is inversely proportional to radius of curvature. Inversely proportional to radius of curvature. Most important means sigma c inversely proportional to 1 by small r, या ऐसे लिख सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिग्मा l, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी। अब मैं समझाता हूं उसको क्या बोल रहा है। पहली बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस में अंतर क्या है, पहले तो ये समझे। जैसे मैं किसी कर्व को अगर बात करता हूं, ये अगर कोई कर्व है ऐसे खींचा हुआ है ना, अगर ये कर्व है, पूरा सर्कल तो है नहीं। अगर सर्कल होता तो रेडियस बोलते, स्फीयर होता तो रेडियस बोलते। अगर ये कोई कर्व है तो इस कर्व के एक छोटे से पार्ट को देखें तो इस छोटे से पार्ट को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी स्फीयर या सर्कल का एक पार्ट है या स्फीयर का एक पार्ट है।
सही बोल रहा हूं क्या? है ना? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ स्फीयर का कोई पार्ट है या कोई सर्कल का पार्ट है, क्योंकि अगर कोई सर्कल ऐसे बनता है और अगर हम इसके छोटे से पार्ट को अगर खाली देखते हैं तो यही तो बोलेंगे ये हमारा क्या है, ये थोड़ी ना बोल पाएंगे कि ये सर्कल था। लेकिन हाँ ये कर्व है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा जिसका एक रेडियस होगा। तो ये रेडियस किसका है? ये रेडियस उस सर्कल का है जिस सर्कल से ये वाला पार्ट बना हुआ था। दैट इज बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम कब बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर? जब हमें पूरा सर्कल नहीं दिखता है, जब हमें पूरा स्फीयर नहीं दिखता है, थोड़ा सा पार्ट ही दिखता है। जब थोड़ा सा पार्ट ही दिखता है तब बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात? रेडियस ऑफ कर्वेचर कब बोला जाता है? जब कोई कर्व है, कर्व हर कर्व का कोई ना कोई रेडियस तो होगा ही, है ना? तो उस कर्व के रेडियस को ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब उस पार्ट, वो जो पार्ट है वो पार्ट कितने रेडियस का है, वो जिस स्फीयर से बना हुआ है या जिस सर्कल से बना हुआ है उसका रेडियस क्या है, वही दैट रेडियस इज बेसिकली नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। है ना? जैसे आप पढ़ते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करते हैं ना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। वो स्फीयर का एक पार्ट होता है, अगर वो पार्ट है तो उस स्फीयर का रेडियस इस पार्ट के बराबर होगा, और बराबर होगा तो उसी रेडियस को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। है ना? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आरसी। दूसरी चीज लोकल चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? लोकल मतलब लोकल, जैसे कहते नहीं हमारा लोकल कॉल आ रहा है, लोकल कब बोलते हैं, या लोकल में जा रहे हैं, हम लोकल हैं, है ना? वो वाला लोकल माने खराब वाला लोकल नहीं, लोकल माने लोकल। समझ लीजिए मेरी बात, लोकल का मतलब लोकल मतलब यहीं के मतलब जहां की बात कर रहा हूं वहीं का। लोकल चार्ज डेंसिटी मतलब जिस पॉइंट का बात करूंगा सिर्फ उसी पॉइंट का चार्ज डेंसिटी, दैट इज बेसिकली लोकल चार्ज डेंसिटी। है ना? जैसे मैं मिर्जापुर में पढ़ाता हूं, और अगर मैं मिर्जापुर में पढ़ाता हूं तो मिर्जापुर में मुझसे अगर कोई पूछेगा, अगर मैं कहीं जा रहा हूं किसी चौराहे पर, तो मुझसे अगर पूछेगा आप कहां से बिलोंग करते, तो मैं बोलूंगा कि मैं बिलोंग करता हूं, मैं लोकल ही हूं। लोकल ही हूं का मतलब मैं यहीं का हूं, इसी मिर्जापुर का ही हूं, यहीं का हूं, है ना? वो वाला लोकल की बात करना है। तो लोकल चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ज्यादा लोकल चार्ज डेंसिटी होगा, और जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ज्यादा लोकल चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी होगा। मतलब जहां का रेडियस कम वहां पर चार्ज ज्यादा, और जहां पर रेडियस ज्यादा वहां पर चार्ज क्या होगा, कम। चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम। अच्छा, कम और ज्यादा से क्या मतलब? जैसे मान लो तुम्हारा यही कोई इस टाइप का कंडक्टर है, इस टाइप का कंडक्टर है। तो यहां पे अगर तुम देखो ध्यान से, तो यहां पर देखो तो यहां का रेडियस ज्यादा बनेगा, जिस पार्ट का ये, जिस स्फीयर या स्फीयर ही होगा क्योंकि ये बॉडी ले रहा हूं मैं, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका रेडियस क्या बनेगा, ज्यादा। और यहां पे अगर तुम देखो यहां पर सबसे कम होगा, है ना? यहां पर रेडियस सबसे कम होगा। कहां पर रेडियस? इस कोने पर रेडियस क्या बनेगा, सबसे कम, बहुत छोटा बनेगा। और उससे बड़ा बनेगा यहां का, सबसे बड़ा बनेगा यहां का, है ना? तो चार्ज डेंसिटी किस तरीके से, अगर हम चार्ज देंगे, चार्ज तो सरफेस पे ही आएगा, लेकिन जहां पर रेडियस कम, मतलब कहने का मतलब ये कि जहां पर कोना बन रहा है, जितना कम रेडियस है, जहां पे नुकीला ज्यादा है, कोना ज्यादा बन रहा है, तो वहां पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, और इससे कम चार्ज यहां होगा, लेकिन सबसे कम चार्ज यहां दूर दूर होगा। इस टाइप से फैल जाएगा।
तो हुआ ना। तो यहां का चार्ज डेंसिटी क्या सबसे ज्यादा, उससे कम यहां पर, उससे कम यहां पर, सबसे कम यहां पर। जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना कम चार्ज डेंसिटी होगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला, लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी मतलब यहां की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहां की बात कर रहे हैं। तो यहां का मान लेते हैं, यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है और यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 3 है। तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। लोकल चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, यहां सबसे ज्यादा, मतलब जहां का रेडियस सबसे ज्यादा वहां पर चार्ज, जहां का रेडियस सबसे ज्यादा वहां पर चार्ज सबसे कम, और जहां पे रेडियस सबसे कम वहां पर चार्ज सबसे ज्यादा। रेडियस कम मतलब कोना बन रहा है, वहां पर नुकीला हो रहा है, कोना बन रहा है। और अगर कोना बन रहा है तो इसीलिए इस चार्ज को बोला जाता है कोरोना चार्ज। व्हाट चार्ज, कोरोना चार्ज। इस समय कोरोना का भी सीजन चल रहा है ना, हम लोग फिजिक्स में कई दिन से पढ़ रहे हैं कोरोना कोरोना, कई साल से पढ़ा रहा हूं कोरोना, लो देखो कोरोना आ गया। तो कोरोना चार्ज है, तो कोरोना चार्ज, तो कोरोना चार्ज का डेफिनेशन क्या बना, ऐसा चार्ज जो कोने पे हो, ऐसा चार्ज जो कंडक्टर के कोने पे होता है उसको हम बोलते हैं कोरोना चार्ज। मतलब चार्जेस हमेशा कोने पे क्या होते हैं, ज्यादा, क्योंकि वहां से ज्यादा डिस्चार्जिंग भी होती है। चार्जेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी तो यहाँ से चार्ज क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, भागते हैं, एयर में भागते हैं, है ना। तो यहाँ से चार्ज क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं, स्पार्क करके एयर में भागते हैं। तो वो कौन से चार्जेस होते हैं, कोरोना चार्ज होते हैं, है ना। इसलिए वायर में ज्यादातर कोना नहीं बना जाता, जहां पे कोना होता है वहां पे स्पार्किंग ज्यादा होती है ना। तो अगर जहां पे कोना रहेगा वायर्स में, अगर वायर्स में करंट बह रहा है और वायर में कोना है तो वहां पे स्पार्किंग क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ज्यादातर वायर को क्या करते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट रखते हैं, ज्यादा कोना वोना नहीं बनाते। जहां कोना बना देंगे तो वहां से चार्जेस लीक करना स्टार्ट कर देंगे, लीकेज करना यहाँ से चार्जेस स्टार्ट कर देंगे, और इस टाइप के चार्ज को क्या बोलेंगे, कोरोना चार्ज। तो इसका मतलब कोरोना को खत्म करने का तरीका क्या हुआ, अभी डॉक्टर खोज रहे हैं कोरोना को खत्म करने का तरीका। लो मैंने बता दिया तुमको कोरोना को खत्म करने का तरीका, लेकिन ये फिजिक्स वाला कोरोना है ना, वो वाला कोरोना नहीं, चाइना वाला कोरोना नहीं है। तो ये जो कोरोना चार्ज है इसको खत्म करने का तरीका क्या है, इसका रेडियस बढ़ा दो, है ना। रेडियस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, कोरोना चार्ज का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो जो लीकेज हो रहा है, लीकेज ऑफ चार्जेस हो रहे हैं यहाँ पे कोने पे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दैट इज बेसिकली कोरोना चार्ज। ये हमारे क्या थी, 5वीं प्रॉपर्टीज थी। और भी धीरे धीरे और भी प्रॉपर्टीज है, शील्डिंग इफेक्ट है ना, शील्ड इफेक्ट है, और भी कई प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज और मैं डिस्कस कर लेता हूं, लिखिएगा, एक प्रॉपर्टीज और लिखिएगा जल्दी से। तो अगली प्रॉपर्टी 6वीं प्रॉपर्टी है। वो 6वीं प्रॉपर्टी क्या है ना, if we give charge on isolated conductor, if we give charge on isolated sphere, बोलो isolated sphere, then it always resides on the surface, हमेशा इसके सरफेस पे resides on the surface uniformly। अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो ये तो तय है कि वो सरफेस पे जाएगा, लेकिन सरफेस पे कैसा होगा, यूनिफॉर्मली। इसके पहले मैंने क्या बताया था 5वीं प्रॉपर्टी में, नॉन यूनिफॉर्मली। जहां पर रेडियस ज्यादा वहां पर चार्ज कम, और जहां पे रेडियस कम वहां पे चार्ज ज्यादा। तो यहां पे क्या बोल रहा हूं, यहां बोल रहा हूं अगर आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब क्या, कि इस स्फीयर से किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, किसी बाहरी चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बाहर का कोई भी चार्ज, बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। मतलब हम ये मान रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ वो अकेला स्फीयर है और उसको हम चार्ज कर रहे हैं। और अगर उसको तुम चार्ज करोगे और वो भी स्फीयर है, वो भी क्या है, स्फीयर है, तो अगर ये स्फीयर बेटा है, आज समझ लो, उसके बाद किताबों में बार बार लिखा रहेगा आइसोलेटेड स्फीयर, है ना। तो बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाता है क्या लिखा है, आइसोलेटेड आइसोलेटेड आइसोलेटेड, इधर पूछता फिरता उधर पूछता फिरता, आइसोलेटेड क्या है, वो बोलता मुझे क्या पता, मेरे सर में नहीं बताया, है ना। तो वो भी बताते हैं कि मेरे सर ने भी नहीं बताया। आप सीखो आइसोलेटेड स्फीयर पे चार्ज अगर देंगे तो क्या होगा, आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब क्या होता है।
तो अगर आइसोलेटेड स्फीयर पे अगर तुम चार्ज दोगे तो चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली रिसाइड्स होगा। क्यों? व्हाई? तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसके हर एक पॉइंट का रेडियस क्या होगा? सेम। क्योंकि अगर मैं इस टाइप का ले लूंगा कोई कंडक्टर तो इसके हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग होगा, और हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग होगा तो चार्ज भी हर जगह अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं स्फीयर लिया हूं तो स्फीयर के हर एक पॉइंट का रेडियस सेम है। अगर हर एक पॉइंट का रेडियस सेम है तो सिग्मा सेम होगा, दैट इज सिग्मा इज कांस्टेंट। सिग्मा क्या हो जाएगा इस जगह? कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह का रेडियस क्या है? सेम है। और अगर हर जगह का रेडियस सेम है, क्योंकि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना, हर जगह का आर सेम तो हर जगह का सिग्मा सेम। तो हर जगह का सिग्मा सेम होगा तो इसका मतलब ये कि सिग्मा सेम हर जगह होगा। इसका मतलब ये कि जो चार्जेस पर आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि हर जगह की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 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 सिग्मा, और सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म, है ना। कांस्टेंट का सेम का मतलब ही क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोला चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना। तो अगर मैं बोलूं इसको मैं चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू, तो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है एक तरीके से चारों डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। कब? जब ये कंडक्टर यूनिफॉर्म हुआ तब। अगर ये कंडक्टर, अगर ये स्फीयर यूनिफॉर्म रहेगा तब। लेकिन अगर मैं तुमसे मान लो क्वेश्चन बनाने के लिए मैं तुमसे बोल ही दूं कि अगर एक कंडक्टर है, स्फीयर ही है, अगर एक स्फीयर को चार्ज देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा? तब इस पर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज आ जाएंगे। तब ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म तरीके से हर जगह का सिग्मा सेम होगा, नहीं, इस पर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज आ जाएंगे। हाँ, कैसे सर? आओ देख लेते हैं, आओ इसको भी देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्जेस कैसे आएंगे इसको देख लेते हैं। तो ये सातवीं प्रॉपर्टीज बन गई। If we give charge on spherical conductor in the presence of electric field, external electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसको चार्ज अगर देंगे तो इस पर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से ये फैल जाएगा। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। तो इसको दो पार्ट में मैं तोड़ देता हूं। दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने। कैसे तोड़ दिया? दो पार्ट में तोड़ दिया। पहले क्या कर दो? पहले चार्ज दे दो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो उसके बाद चार्ज दे दो। देख लो कैसा हो रहा है। क्या बोला? कि दोनों एक साथ करना है ना, चार्ज देना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। तो उसको मैं कह रहा हूं इसको दो तरीके से समझो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, बाद में चार्ज दे दो, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। या फिर पहले चार्ज दे दो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, फिर देखो क्या हो रहा है। एक ही बात है ना। दोनों साथ में करूं चाहे फिर तुम अलग अलग करो, एक ही बात है समझने के लिए। तो समझने के लिए हम क्या कर देते हैं? पहले चार्ज देते हैं। तो अगर पहले चार्ज दे दोगे बेटा तो इस पे चार्ज अगर जैसे ही तुम दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो ये आइसोलेटेड रहा था, और अगर आइसोलेट था तो ये चार्ज इस पर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म तरीके से फैल जाएगा। चार्जेस इस पर यूनिफॉर्म तरीके से फैल गया। लेकिन जैसे ही तुम क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखते हो, जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो उसमें क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाते हो, लगा दो बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही तुम लगाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर का चार्ज भी मूव करने लगेगा। क्या बोला? जब तुम ये चार्ज दे रहे थे तो जो तुम बाहर से दे रहे थे ना, तो तुमने बाहर से जो चार्ज दिया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना स्टार्ट किया? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को मूव कराना स्टार्ट किया। और कब तक मूव कराएगा? जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या ना हो जाए? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड, तो उधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब उधर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती रहेगी, उसको मैं प्लस से दिखा रहा हूं, और इधर माइनस की चार्ज बढ़ती रहेगी। माइनस की चार्ज वैल्यू बढ़ती रहेगी मतलब प्लस यहां खत्म होता चला जाएगा, इधर प्लस खत्म होता चला जाएगा, एक आध दो प्लस यहां बचा रह जाएगा, और यहां प्लस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो
तो ध्यान से अगर तुम देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है उस डायरेक्शन में प्लस चार्ज की वैल्यू ज्यादा आ गया और इस डायरेक्शन प्लस की वैल्यू कम आ गई, इसका मतलब इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा इधर चार्ज डेंसिटी कम, मींस नॉन यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो गया, फैल गया। चार्जेस क्या हो गए, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिसाइड्स होंगे। तो यही आप समझते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगा, समझेंगे नहीं रटेंगे तो फिर गड़बड़ होगा बात, है ना। देखो मैंने वही स्फीयर को मैंने बताया एक बार यूनिफॉर्म और वही स्फीयर को मैंने बताया एक बार यूनिफॉर्म, लेकिन कंडीशन अलग अलग है ना। वो जब मैं स्फीयर लिया था तो आइसोलेटेड लिया था, मतलब एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो यूनिफॉर्म तरीके से, क्योंकि हर जगह का आर सेम सिग्मा सेम। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस कंडक्टर के भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, तो वो जो यूनिफॉर्म तरीके से फैले थे वो डिस्टर्ब हो गए इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण। इधर माइनस माइनस ज्यादा आ गया तो प्लस खत्म हो गया, और इधर प्लस ज्यादा आ गया तो प्लस 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 ज्यादा आ गया, तो इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा इधर चार्ज डेंसिटी कम। तो आई होप आपको ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए होंगे, है ना। तो मैं कोशिश तो कि आपको समझा पाऊं, तो समझ में आया जरूर होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आया हो तो अगले एक आध दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लूंगा मैं अगले वीडियो में लूंगा। अगला वीडियो जल्दी आएगा हमारा, उसमें मैं क्या बात करूंगा, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करूंगा और अर्थिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा कि कैसे अर्थिंग किया जाता है, कैसे शील्डिंग होता है ना। और उस पर 2-4 क्वेश्चन लिया जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही अभी ले रहा हूं, है ना। ज्यादातर मैं एनसीईआरटी के टॉपिक को नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप बुक से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो विदा लेते हैं इसी के बाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।